हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद में हमेशा से सियासत एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है जो अवाम में भी बहुत चर्चे में रहता है। सियासत में हमेशा उतार चढ़ाव होता है और सियासत के बाद इलेक्शंस और इलेक्शंस के बाद जो कानूनी नुक्ता नज़र होता है वो हमेशा से इसमें तड़का लगाता रहा है। अब बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तहलील कर दिया गया। उसके बाद से शोर उठा कि इनके इंतखाबात कब से होंगे, इंतखाबात की तारीख देगा कौन। अभी तक इस चीज़ में इबहाम था और इस इबहाम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अज़-खुद नोटिस लिया। अज़-खुद नोटिस में उन्होंने आज समाअत की और समाअत में बाज़ाब्ता तौर पर जो सवालात पूछे हैं वो बड़े क्लियर हैं। वो सवालात जो पूछे गए इसमें कहा गया है कि असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल यह है कि आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। ये तीनों सवालों के ऊपर अज़-खुद नोटिस हुआ और अज़-खुद नोटिस की समाअत में मुख्तलिफ आरा जो थी जो जजों की थी वो अभी सामने आई। इनमें जो जस्टिस जमाल मंदुखिल साहब हैं, इनका एक इख्तलाफी नोट भी आया और बड़े उन्होंने इस चीज़ को रिबटल दिया है कि आर्टिकल 10A को नज़रअंदाज किया गया है। इंतहाई एहतराम से कहता हूँ, ये दो जजों के नोटिस पर ये जो है अज़-खुद नोटिस दिया गया, लेकिन इसमें इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला लिया गया है जबकि वो इसमें फ़रीक नहीं है। ये कुछ इख्तलाफी नोट भी आए समाअत के दौरान, लेकिन अपनी जगह पर इबहाम मौजूद है कि आखिरकार ये तारीख देगा कौन, इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि आइन 90 रोज़ का कहता है और 90 रोज़ के अंदर अगर इंतखाबात नहीं होते तो यकीनी तौर पर ये आइनी मामलात से तजावुज़ कर जाएगा और ये तजावुज़ करेगा ये इसका तमाम जिम्मेदारी किसके सर होगी। आइन इसके ऊपर बड़ा क्लियर है, लेकिन अभी तक हम आइन और कानून को एक तड़के के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसको अपनी अपनी विश एंड विल के अकॉर्डिंग तमाम सियासी जमातें इस्तेमाल करती आई हैं। अभी तक तारीख ना देना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये जो सवालात हैं इस चीज़ के इबहाम को दूर करने के लिए ज़रूर सामने आए हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई क्लियर स्टांस नहीं आया। जबकि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। अब वो वक्त जो है वो 90 रोज़ के अंदर का है और 90 रोज़ के अंदर कब तक ये सुप्रीम कोर्ट अपने समाअत को चलाएगा और कब इस चीज़ के अहकामात सादर करेगा और इनके अहकामात को कौन किस तरह इंप्लीमेंट करेगा। क्या इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन भी आएगी अगर कोई फैसला किसी सियासी जमात के खिलाफ आता है, क्योंकि ये मामला कोई सियासी मामला नहीं है, ये आइनी मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह मांगनी है। तमाम सियासी जमातें जब फैसला करती हैं तो उसके बाद हमेशा जो बॉल है वो कोर्ट की जेब में फेंक दिया जाता है, उनके पास फेंक दिया जाता है कि अब इस तशरीह को हमारे ऊपर नाफिज करें जो आइन कहता है। इस चीज़ का इबहाम हमारी पार्लियामेंट हमेशा से रखती आई है, पार्लियामेंट हमेशा से अब्यूज़ ऑफ पावर करती आई है। तो ये जो एक जुडिशली पैम्पर्ड पार्लियामान है और ये जो जुडिशली पैम्पर्ड डेमोक्रेसी है ये पाकिस्तान में कब तक चलेगी। आखिर क्यों हमेशा से ही अदालतों के ही बीच में आना पड़ता है, कभी अदालत आलिया को कभी अदालत उज़्मा को, हमेशा से ही इन चीज़ों का क्लियरेंस क्यों मांगनी होती है और क्यों चाहिए होती है सियासी जमातों को। अब ये फैसला तो हुआ है और ये बड़े क्लियर कर इसमें स्टांस भी आए हैं, मुख्तलिफ जो है आरा भी शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट की समाअत के आगाज़ पर अदालत ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। पंजाब और KP के असम्बलियाँ 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224/2 के तहत इंतखाबात असम्बली के तहलील से 90 दिनों में होने हैं। तो फिर इस चीज़ में इबहाम किस चीज़ का है। और ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुट किया जा रहा है वो ये है कि आखिर ये इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा कौन, ये किसके सवाबदीद है, ये किसके अख्तियार में है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे साथ मशरूत बहुत सी चीज़ें हैं। मशरूत चीज़ों में पाकिस्तान की इकॉनमी है, इकॉनमी जो इस इंतहाई तंगली से गुजर रही है और मिनी बजट भी जो है वो लागू हो गया है, क्योंकि आज सदर मुमलिकत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है और ईवान सदर से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई है। तो सवाल यह है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ इसी चीज़ को जवाब बनाकर कि इंतहाई जो है वो गलत हालात में है हमारी मईशत, इस चीज़ के जवाब में सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है, जेल भरो तहरीक चल रही है और उसी के जमात के लीडर और पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब इस चीज़ की मंजूरी दे रहे हैं, यानी वो मिनी बजट को मंजूर कर रहे हैं और उनकी जमात सड़कों पर है। क्या ये भी सियासी जमात के अंदर इबहाम है या ये कोई पॉलिसी है
कि आप इसको जो है वो ऊपर मामला ठीक रखें और नीचे अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी तहरीक चलाते रहें, जिससे आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहें, आवाम को इंगेज करते रहें, और ऊपर जो मामला हैं अल्टीमेटली वो तो करने ही हैं। और इन चीज़ों के साथ मशरूत बहुत अहम चीज़ ये है कि IMF के साथ हमारे अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो पाए मुकम्मल। स्टाफ लेवल पर भी मामला तय किए जाने थे जो अभी तक ताखीर का शिकार हैं, और इन चीज़ों के ऊपर जो पेशगी इकदामात का बार बार कह रहा है IMF, वो मुसलसल दबाव का बढ़ाता जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। आखिर रुकावटें क्या हैं? शरह सूद में भी इजाफे का मुतालबा कर दिया गया है। शरह सूद पहले 17% थी, IMF इसको मजीद 2% बढ़ाने का कहता है। यानी ये आप सूद के खिलाफ निज़ाम लेकर आने की बातें करते हैं और IMF की आपको तमाम शराइत भी कबूल करनी है, तो अब आप क्या स्टांस अपनाएंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी सूद से पाक हो पाएगी? आप पूरी एक फेडरल शरीयत कोर्ट में इस चीज़ की जो है वो तशरीत मांगते हैं। इस चीज़ को बड़ा अच्छा इकदाम जब उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ दिया तो आपकी जो हुकूमत है बड़ा अच्छा स्टांस कहती थी। वजीर खजाना इसहाक डार साहब खुद इस चीज़ को बड़ा ऑन करते थे कि फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला हम सर तस्लीम खम करते हैं और सूदी निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर IMF की शरायत है, आपके पास अब क्या ऑप्शन बचता है IMF की शरायत को ना मानने का, या मानकर आप किस तरीके से निज़ाम को लागू करेंगे? मईशत जो है वो इंतहाई तंगलीम है, और ये इस तरह के पेशगी इकदाम जो मुसलसल बढ़ाए जाने का जो दबाव है, ये किस हद तक पाकिस्तान इस प्रेशर को मेंटेन रख पाएगा अपने ऊपर कि वो बेहतर तरीके से फैसले कर सके? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात होगी एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अज खुद नोटिस लिया है, क्योंकि अभी तक आपकी असम्बलियाँ वैकेंट हैं, आपके केयर टेकर सेटअप चला रहे हैं, लेकिन जो कानून में और आइन में इबहम है वो अभी तक बरकरार है कि आखिरकार ये इलेक्शंस का ऐलान करेगा कौन, ये किसकी सवाबदीद है, ये किसके इख्तियार में है, और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो भी पाएंगे या नहीं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वकास अबरेज़ साहब, माहिर कानून है। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वकास साहब, बड़ी गहरी नज़र है आपकी कानूनी मामलात के ऊपर, आइन को बड़ा बेहतर समझते हैं, ज़रा तशरीह कीजिएगा। एक तो अज खुद नोटिस के ऊपर भी एक इख्तलाफी नोट आया है जज साहब का, और उसके बाद ये जो 3 सवालात अज खुद नोटिस में पूछे गए हैं उनकी भी मैं तशरीह आपसे चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आप उस इख्तलाफी नोट के ऊपर बताइएगा कि क्या कहते हैं आप। जी, इख्तलाफी नोट तो मेरे सामने अभी नहीं है, ना देख सकूं मैं इसे, लेकिन आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड कि सो मोटो जुरिस्डिक्शन तो एक्सरसाइज करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जरूरत थी, बिकॉज दिस इज द लीगल क्यास के जहाँ पे सदर पाकिस्तान जो है वो अपने ताई जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल अल्ट्रा वायलेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम गवर्नर्स, दोनों गवर्नर जिनकी आर्टिकल 105 के तहत लाइबिलिटी थी, स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए कोई वक्त मुकर्रर करते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंटीमेट करते ताकि वो भी अपनी प्रेपरेशन और इलेक्शन के हवाले से फ्रीली, फेयरली, जस्टली और इम्पार्शली, जो कि आर्टिकल 218 जिस चीज की गमाजी कासी तर्जुमानी करता है, वो तमाम तकाजों को पूरा कर सके। बस वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनकी तरफ से भी इलीगल एक्ट्स किए गए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज नोन एज द ओमिशन इन द आई ऑफ लॉ, इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। इसे ओमिशन कहा जाता है कि अगर आपकी जिम्मेदारी थी और आप उस जिम्मेदारी से अहदेनवा होने की बजाय जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, या उस पर कोई कानूनी तो जिहाद पेश करने की जरूरत कर रहे हैं, विच हैज नो लीगल फुटिंग। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक तरफ से इलीगल एक्ट्स किए गए या मिशंस किए गए, तो सदर पाकिस्तान भी जो थे वो भी 2 कदम आगे आकर उन्होंने भी एक ऐसा नोटिफिकेशन कर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हाथ भेज दिया कि बिल्कुल वकास साहब, मैं इस तरफ आऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 10A को नजरअंदाज किया गया है। ये समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने कहा है, जो उस बेंच 9 रुकनी बेंच लार्जर बेंच का हिस्सा है। देखिए, आर्टिकल 10A है, दैट टॉक्स अबाउट द फेयर ट्रायल, राइट टू ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो हर एक शख्स का हक है। चूंकि इसके अंदर बुनियादी जो सवालात थे वो यही थे कि गवर्नर ने जो आर्टिकल 105 के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात का वक्त मुकर्रर करना था, वो वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, और उसके पीछे जो रीजनिंग दी गई गवर्नर की तरफ से वो ये थी, दैट वाज अ वेरी अस्टॉनिशिंग एंड बैफलिंग थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि आप कैसे ये जो है तजीहात पेश करके अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि आप जो है वो
चीफ मिनिस्टर केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है वो इलेक्शन की जो है वो डेट अनाउंस करे। हालांकि आइन के अंदर तो ये बड़ा क्लियर लिखा है कि गवर्नर ने अच्छा वकास साहब, ये जस्टिस जमाल साहब कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर को फरीक बनाया गया है, नोटिस जारी, फरीक नहीं बनाया गया, नोटिस जारी किए गए, उनको तलब किया गया, वो पार्टी नहीं है फिर भी उनको नोटिस जारी किए गए, इस चीज के ऊपर थोड़ा इबाम पैदा हुआ है। देखिए इसलिए देखिए हमारे लॉ का एक बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल है ओडी अल्टरम पार्टम दैट नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड। किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी पर्टिनेंट पिवटल पार्टी टू दिस केस। तो अगर आप उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, उनका वर्जन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली दोज मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन वुड कंसीडर देमसेल्व्स अ ग्रीन पार्टी कि हमें तो सुना ही नहीं गया, हमारा तो मौकफ ही नहीं लिया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इवेंचुअली जो मौकफ पेश किया जाएगा वो भी मैं आपके सामने रख दूं। उनकी तरफ से ये कहा गया जाएगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन की ये तो जिम्मेदारी नहीं थी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए। सबसे पहले आईनी तौर पर जिम्मेदारी थी आइन जिसके अंदर ये ड्यूटी इम्पोज करता है, ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है, वो है गवर्नर। तो गवर्नर हमें तारीख बताते हैं और उस तारीख के मुताबिक हम 90 दिन के अंदर वो तमाम अगर गवर्नर साहब जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल जो है वो जो जाहिर सी बात है एक साइड है, उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन है, उसको वो मलहूज़े खातिर रखें ज़्यादा आइन की निस्बत, तो तब उनके ऊपर क्या बनती है सारी ऑफेंसिव चार्जेस जो होते हैं? देखिए हमजा, आपने बड़ा ना एक बुनियादी सा नुक्ता उठा दिया है। मैं जरूर कहूँगा अगर हम इस तरह के चार्जेस पे जाएं तो फिर जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी जिसमें उन्होंने वो गद्दारी, वफादारी, लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी के फतवे बांटे थे ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। फिर उसके बाद आप आ जाए उमर सरफराज चीमा की जो वो कार्रवाई थी वो गवर्नर हाउस हाली करने के लिए तैयार थी, और जो मौजूदा गवर्नर हैं आप इनके ऊपर आ जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस तरह आए तो ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो हाई ट्रीजन के मुर्तकिब ठहरेंगे। वो इसलिए कि ये आइन को सबोताज करने का, आइन को सस्पेंड करने का, हेल्ड इन अबेयंस रखने का, तोड़ने का, मरोड़ने का इनको कोई इस्तकाक नहीं है। नो वन कैन इवन। तो सर इसका मतलब ये है साहब कि इसका मतलब बिल्कुल आपकी बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं डाल सकते। सर आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब ये है कि फिर आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं हो पाते, नजरिया जरूरत जो है वो आड़े आ जाता है। देखे वो जस्टिस मुनीर मलिक का जो था ना डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, मेरे ख्याल में आज से 70 साल पहले वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी दी गई थी, नजरिया जरूरत के तहत फैसले किए जाते थे। बदकिस्मती से पूरी दुनिया जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ चली गई, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के नए प्री रेक्विजिट सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किए गए, इंश्योर किए गए। लेकिन जिस तरह हमारी इकोनॉमी जो है वो 70 साल पीछे चले गई, जिस तरह हमारी सोसाइटी 70 साल पीछे चले गई, ये बड़ी हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि हमारा निजाम इंसाफ जिसकी दुआइयां जो है वो रियासत मदीना के दावेदार और अलमबरदार भी दिया करते थे। आप 60-70 साल पहले से 60-70 साल पहले मौलवी तमीजुद्दीन केस, जस्टिस मुनीर, हम उसके बाद से कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं कर पाए कि हम इन चीजों को रिबेटल दे देते। देखिए जी, वो जो एक फैसला था नजरिया जरूरत का दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बहाल किया गया, मेरे ख्याल में वो हमारे जो तमाम लीगल प्रोसेस को या जुडिशियल हिस्ट्री में जो नजरिया जरूरत के तहत फैसले दिए जाते थे उसकी शायद वो बुनियाद थी, और मैं उससे बिल्कुल एतराफ करता हूँ। आसमान गिर पड़े, क़यामत आ जाए, जमीन फट जाए, सभी वकला करते हैं, तमाम जजेस भी इस चीज का इख्तलाफ करते हैं, तमाम वकला भी इस चीज का इख्तलाफ करते हैं, लेकिन अभी तक हम कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं कर पाए। अच्छा, ये डिबेट हमारी जरा दूसरी जानिब चली जाएगा, मैं फिर इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, पाकिस्तान के पूरे जस्टिस सिस्टम को डिफाइन करने वाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अभी 3 सवालात आज खुद नोटिस में उठाए गए हैं कि असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, आप क्या कहते हैं? आइन और कानून इसके ऊपर किस तरह क्लियर है? देखिए जी, गवर्नर की जिम्मेदारी है। अकाइन जो है इसका आर्टिकल 105 दैट इज बेस्ड इन डिसरिगार्ड के उसके अंदर नंसिएट इन्यूमरेट किया गया है कि गवर्नर जब भी ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करेगा तो असेंबली की डेजोलेशन से विद इन द डेज ऑफ 19 उनको ये डिसाइड करेगा। अगर वो नहीं करता तो फिर उसके बाद आइन खामोश है। आइन खामोश है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर एक मरतबा फिर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ जाएगी, और जहाँ पे आइन खामोश है वहाँ पे अदालतों की तरफ रुख किया जाता है। जिस तरह जो हमने माजी करीब के अंदर देखा 63(1)(a) के हवाले से आइन के अंदर कुछ चीजें मौजूद थी, कहीं पे आइन खामोश नजर आता था,
लिहाजा फिर जजेस जो है इंटरप्रिटेशन करते वो हैं। डिस्क्रिशनरी पावर है उनकी, वो इसको जो है वो यूज करेंगे। आपकी बात ठीक है। चलें अगली तरफ आ जाते हैं कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए ये इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा 90 दिन के अंदर ही किया जाएगा, गवर्नर की तरफ से किया जाएगा। और आपकी शायद ये इल्म में हो ये चीज, यू वुड बी हैव इन द बेस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन के बरतानिया के अंदर जो थी वो जंगें लड़ी जा रही थी और इंतखाबात का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि जंगे हो, जदाल हो, व्हाट काइंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री, लेकिन हम इंतखाबात जरूर करवाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर इस चीज का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन जो आईनी जिम्मेदारी है वो तो उससे नबरजमा होने की जरूरत थी। और रिसेंट मिसाल ये है कि टर्किया में इतना जो है वो होलनाक जलजिला आया है, लेकिन वो अपने इलेक्शन बर वक्त करवा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस भी कर दिए हैं डेट्स वगैरह। जी बिल्कुल इसी तरह। देखिए अवाम के मैंडेट है, अवाम की विश एंड ड्रीम है जिसका इजहार किया जाता है उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। और अगर अवाम की विश एंड ड्रीम को आप यकजुन से कलम मुस्तरद कर दें या रद्दी की टोकरी की नजर कर दें और आप जो इसमें हिले बहाने करें, इलेक्शन को जानबूझ के डिले करें, इस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करें, सो आई मस्ट कंडेम दिस काइंड ऑफ खुद नोटिस है। ये कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट करेगा? एवरीबॉडी हु पार्टिसिपेट। वकार साहब ये जो आज खुद नोटिस है ये कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट करेगा फॉर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? कोई जस्टिस सिस्टम के अंदर करेगा वो, इसलिए हमजा दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैज बीन डन ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि ये बिल्कुल प्रेशर डेवलप करेगा। वो इसलिए करेगा कि माजी के अंदर 3-4 इस तरह के केसेस थे जिसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ गया जो कि पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस और हमारी पार्लियामेंट्री सवरेनिटी से रिलेटेड था। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें पार्लियामेंट में डिसाइड ना हो सकी, जिस तरह आज की सारी चीजें जो है आईनी ओहदा रखने वाले आईनी सूबे के सरबराह डिसाइड ना कर सके तो अल्टीमेटली अगला सवाल यही है वकार साहब, अगला सवाल यही है कि आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है? ये आपकी उसी बात से लिंक कर रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह जी। देखिए अब ये सारी की सारी चीजें जो कि गवर्नर साहब के पार्ट पर लैप्स किया गया या ओमिशन कमिट किया गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो डायरेक्शन दे दी थी, हाई कोर्ट ने तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर और गैबिशी डायरेक्शन दे दी गई कि गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारी थी 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। कुछ वक्त गुजर गया, जो गुजर गया दैट वुड आल्सो बी इंक्लूडेड एंड पर्टेन। लेकिन उसके बाद भी गवर्नर ने मेरे ख्याल में वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी हाथिर में ना लाए और उसके ऊपर कोई किसी किस्म की इन्होंने चाराजोई नहीं की, किसी किस्म के पैरामीटर्स को, टेंडर्स को डिफाइन नहीं किया कि हम अल्टीमेटली सर ये खुद नोटिस इन तमाम चीजों को डिफाइन कर देगा। चलें ठीक है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका जरा शॉर्ट आपसे आंसर चाहूंगा कि आइन तो बड़ा क्लियर है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात की जो है वो हो जाने चाहिए और आइन की अब मजीद इसमें तशरीह किया चाहिए। 90 रोज में इंतखाबात हो तो वो ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक है, और अगर ना हो तो वो नजरिया जरूरत है, ये कहना बजा होगा। बिल्कुल इसी तरह जी। वो फिर नजरिया जरूरत के तहत आपने माजी करीब के अंदर बिल्कुल 1-1.5 माह पहले देखा जिस तरह चौधरी परवेज लाई का जो हल था, सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर उन्होंने टाइम मांग लिया और फिर वो नजरिया जरूरत के तहत फैसला दे दी गया। जो आज का ये आप बात कर रहे हैं इसमें आइन का आर्टिकल 254 भी मौजूद है कि अगर कोई काम जो है डिफाइंड पीरियड के अंदर नहीं होता, जिसमें आइन में लिखा गया आर्टिकल 105 में कि 90 दिन के अंदर आपने करवाने हैं, गवर्नर से तारीख देनी है, अगर किसी वजह से वो नहीं हो पाता, अभी तक बोनाफाइड इंटेंशन नेक नियति के साथ कोशिशें की जाती है, तो फिर आइन का आर्टिकल 254 ये कहता है कि वो काम इनवैलिड नहीं होगा, वो अनलॉफुल नहीं होगा, वो इलीगल नहीं होगा। ये 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं। आर्टिकल 254 है जो आईने पाकिस्तान का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 254 वहां पे लीगल कवर या प्रोटेक्शन या एग्जम्पशन देता है जहाँ पे नेक नियति के साथ सारी चीजें की जाए, लेकिन लवाजमात या रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो सके। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है यहाँ पे तो हुकूमत जो है वो बज़िद नजर आती है और इनके साथ जितने भी लोग इस वक्त जो इस्तीफे दे बैठे हैं या अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके साथ सुतेली मार से भी बदतर सलूक इनके साथ रवा रहा है। अच्छा, ये आज खुद नोटिस में ये सिर्फ ये तय किया जाएगा कि इंतखाबात कब होंगे, एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, या ये आइन और कानून को डिरेल करने वालों के खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है? मेरे ख्याल में अगर आइन को और कानून को डिरेल करने वालों, सबोताज करने वालों के खिलाफ सबसे पहले एक्शन ले लिया जाए, that would be best in the interest of the justice and especially pertaining to the political quarters in Pakistan, जिन्होंने शायद आइन की किताब को मजाक बना लिया है। आइन पाकिस्तान को बने हुए 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हाल ही में 2-3 रोज कबल जो है
वो सॉरी नेक्स्ट महीने के अंदर जो है 23 मार्च को 50 साल इसके मुकम्मल हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि 50 साल गुजर गए, लेकिन हम आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो कानून की किताब जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, एक जर्नैल के लिए, एक प्रेसिडेंट के लिए, एक ऑर्डिनरी रेहरीबान के लिए, बिल्कुल वकास साहब, मेरा बिल्कुल एक आखिरी एक बड़ा मुख्तसर जवाब दीजिएगा सर। बिल्कुल एक आखिरी सवाल है, हमारी पार्लियामान इतनी जुडिशली पैम्पर्ड क्यों हो चुकी है? तमाम चीजों का क्रक्स इसी सवाल में, जरा शॉर्ट आंसर कीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी जो पार्लियामेंट्री सवरेनिटी है उसके हवाले से मैं जरूर कहूंगा कि इन तिलों में कोई तेल नहीं रहा, और ना ये अपने फैसले कर सकते हैं, ना ये अपने क्वार्टर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ना अपनी इंटेग्रिटी, सर्वाइवल, यानी हमारा ये हमारा ये जमहूरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल जो है वो डिफॉल्ट कर चुका है, फेल हो चुका है। जोलियां उठा के अपनी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में जाएंगे, क्योंकि जो लोग अपने घर की इज्जत को नहीं बढ़ाते या अपने घर की इज्जत खुद इंटैक्ट नहीं करते, ये सियासतदान। बिल्कुल वकास साहब, आपको पॉइंट आ गया सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, माहिर कानून वकास अब्रेर साहब मौजूद है। बड़ी क्लियर कट बातें हैं कि आइन तो इस चीज़ में बड़ा क्लियर है, कोई भाम नहीं है। अब ये जो आज खुद नोटिस है, यकीनी तौर पर एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करेगा कि पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए फ्यूचर में इसका जरूर फायदा होगा। नाजरीन, ब्रेक पर चलते हैं, मेरे साथ रहेगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आज खुद नोटिस की समाअत जो हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में, वो बड़ी उसमें क्लैरिटी है, और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमने आइन और कानून से तजावुज़ नहीं करना। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, वक्त पर ही इंतखाबात होंगे। तो अब ये जो 2-3 सवाल खुद नोटिस में पूछे गए थे वो ये थे कि असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, इंतखाबात की तारीख देने का आइनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है, आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। ये एक ऐसा केस होगा पाकिस्तान की तारीख के अंदर, एक जस्टिस सिस्टम के अंदर, जो प्रेसिडेंट सेट कर देगा। और उम्मीद है कि मुमकिन है कि हर तरह ये इबहाम भी ख़त्म हो जाएगा कि ये किसके इख्तियार में जाएगा इलेक्शंस करवाना, और डेट कब अनाउंस होनी चाहिए। इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ देने के लिए मेरे पास मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और वकील भी हैं, इसलिए इस सारे मामले को बेहतर तरीके से समझते होंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी, माय प्लेयर जी। अच्छा आसिफ बाजवा साहब, क्लियर है सर हर चीज़? चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि टाइम वही है, उससे आगे तजावुज़ नहीं किया जाएगा। तो क्या इबहाम किया है सर? कौन सी रुकावट है जो नहीं आपको करवाने दे रही इंतखाबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। ये जो बात आपने अपने एंट्रो में सबसे आखिर में कही है ना, आपने ये फरमाया है कि कौन सी चीज आपको मना कर रही है इलेक्शन करवाने में सर, तो उसका पहले मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि देखिए, वे वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। हम ना पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा है, ना हम किसी और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास है। हम तो मरकज की गवर्नमेंट के। गवर्नर किसका है? गवर्नर पंजाब में किसका है सर? मैं उससे भी आता हूँ। मैं चले अब इसी तरफ आ जाते हैं। गवर्नर कहाँ पे खड़े हैं और गवर्नर क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं ये बात आपकी बहुत अच्छी आपने की कि इस बात का फैसला हो जाएगा कि किसने क्या करना है और किस किस की जिम्मेदारी है। देयर इज नो डाउट अपॉन दिस पॉइंट कि किसी भी कानून में अगर कोई एम्बिग्युइटी होगी, कोई इबहाम होगा, तो उसको उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? इंटरप्रिटेशन करेगी ऑनरेबल हाई कोर्ट, या फिर कोर्ट ऑफ लॉ। हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ लॉ है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब पहले जो हाई कोर्ट में ये लोग गए या हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए, तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और जो प्रोटोकॉल है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब का और इलेक्शन कमीशन का, ये दोनों सेम प्रोटोकॉल है। जो प्रोटोकॉल हाई कोर्ट के जज का है वही प्रोटोकॉल चीफ इलेक्शन कमीशन का है। इंतखाबात की बात है, वो 90 रोज के अंदर होने चाहिए। किस बात का? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन अगर किसी आईनी इदारे, देखिए, जो गवर्नर ऑफ पंजाब है वो एक आईनी सरबराह है, वो मतायत है आइन के, वो कॉन्स्टिट्यूशन के। वो ये कहते हैं कि जब ये असेंबली डिसॉल्व हुई तो उसकी डेजोल्यूशन के ऊपर मेरा कोई किरदार नहीं है। अच्छा। मैं उससे आउट हूं। मेरे अलावा कानून ने ये एक शिक रखी है कि अगर गवर्नर उस पर साइन नहीं करते, उसको फॉरवर्ड नहीं करते, तो फिर भी ये जो असेंबली की डेजोल्यूशन है वो
हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर, आप देखें ना, अब कानून के भी जो है वो समझने वाले हैं। अब इसमें सर हमारा आईने पाकिस्तान तो इख्तियार वजीर आला को देता ना कि असम्बलियां तहलील कर दे, हुकूमत खत्म हो जाए, उसके बाद ये आपने उसकी एक रबर स्टैम्प के तौर पर गवर्नर को मंजूरी देनी होती है ना। मुझे मौका दीजिए, मैं बात करूंगा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब एक और काम भी हुआ, जब फेडरल गवर्नमेंट को इमरान न्याजी साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी, तो उन्होंने फौरी तौर पे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। सर उसमें अदम एतमाद थी, उसमें अदम एतमाद थी सर। उनके उस ऑर्डर को और ऑनरेबल जो जज जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने भी उसको ओके किया। सर ओके, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वॉइड करार दिया। में मैटर गया, बिल्कुल नल एंड वॉइड उस तमाम एक्शन को करार दिया गया, क्योंकि वजीर आजम के ऊपर अदम एतमाद थी, इसलिए वो असम्बलियां तहलील करने का मजाज नहीं हो सकता था। इसमें तो कोई अदम एतमाद नहीं है सर, इसमें परवेज लाई साहब के ऊपर तो बड़ा क्लियर कट था कि वो मैं परवेज लाई साहब की बात ही नहीं सर कर रहा, मैं सर उसी जगह आ रहा हूँ। मैं सर अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं आपके टॉपिक के विद इन टॉपिक हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा। मैंने जिस तरीके से दौराने अदम एतमाद कोई वो काम नहीं कर सकते थे, इसी तरीके से दौरान जब कोई पार्ट प्ले करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब, और अगर उसको काउंटर साइन नहीं करते गवर्नर साहब, तो फिर वो पीछे चला जाएगा। उन्हीं के हुक्म के मुताबिक वो तहलील हो जाएगी ना, असेंबली हो जाएगी। हाँ, तो फिर वो कहते हैं कि मैंने कुछ किया नहीं। मैं कहता हूँ, मेरी बात सुन लें, मैं कहता हूँ being student of law and being political worker, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटर ले लिया, और अब क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं देखना चाहिए कि अगर कोई असेंबली 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, तो फिर एक शख्स अपनी अना की खातर ये सवाल उठाए सर, समाअत के दौरान ये सवाल उठाए, बिल्कुल इसकी भी तशरीह होगी, इसके ऊपर भी पंचा किया जाएगा, सवाल उठाए आप, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात पुरानी पोजीशन पर वापस ही लेके जा सकते, आपने इसको मूव फॉरवर्ड करना है, आपने इंतखाबात की डेट देनी है, ये क्लियर कट है। ये नहीं, आपने कहा कि पुरानी पोजीशन पे नहीं ले जा सकते, क्यों नहीं ले जा सकते सर? अगर इमरान न्याजी साहब, उनके एमएनएज कहते हैं कि हम इस करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं है, हम इस असेंबली से बाहर जा रहे हैं, रेजिग्नेशन हमारे एक्सेप्ट गए और उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गए, तो ये फिर वापस चले गए, ये फिर वापस चले गए, कहते हैं कि नहीं हमारे रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट ना करो, वापस असेंबली का हिस्सा बना दो। एक बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे पूछूं, आप कानून के भी जो है यकीनी तौर पर समझने और मानने वाले हैं, आप वकील हैं, और दूसरी जानिब आप मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी हैं, ठीक है आपकी बात। अब दोनों में से आपको एक चीज चुननी पड़ेगी, किसको चुनेंगे, कानून को या पार्टी को? देखिए बात यह है, मैं अर्ज करूं, मैं कानून के अंदर रहते हुए अपनी पार्टी का पाबंद हूं। अच्छा, कानून, बिल्कुल कानून के अंदर रहते हुए ना सर, कानून के बावरा जो चीजें की जाएंगी उनका तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं कैसे सपोर्ट करूंगा इलीगल काम को। 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, चीफ जस्टिस। अच्छा देखिए, अब जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि मेरी बात सुन लें, जो आज की बात नहीं कर रहा, जब हम पढ़ते थे तो एक जो स्टेट है उसके 3 पिलर थे, एक मुकन्ना, जी सर, पार्लियामान, एक इंतजामिया और एक अदलिया। बिल्कुल ठीक। अब तो कई पिलर हो गए ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो आप हैं, आई मीन टू से जो मीडिया है, जो आप लोग भी एक पिलर है। सर हम तो सर आईना दिखाते हैं ना सर, आईना हम तो आईना दिखाते हैं, तीनों पिलरों को आईना दूसरी तरफ भी दिखा देता है। तो मैं ये अर्ज करूं कि अब हमारी गवर्नमेंट के ऊपर आप इल्जाम नहीं दे सकते कि ये नहीं करवाना चाह रहे हैं। कैटेगोरिकली पाकिस्तान में मौजूद हमारी लीडरशिप ने कहा, जो हमारे वजीर दाखिला है राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी रात को भी कहा, इससे पहले भी कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है, और मरियम नवाज साहब ने भी, जो भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और चीफ ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने भी कह दिया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है। लेकिन गवर्नर साहब कहते हैं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मैं के खिलाफ करूं। वो कहते हैं मैंने असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया, अगर इसको इंटरप्रेट करना है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटर ले लिया है। लेकिन एक मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए, अब अगर किसी के ऊपर उंगली उठती है, अगर किसी जज के मतलब ये उसके तसब पाया जाता हो, तो कभी भी वो फाजिल जज साहब को चाहिए कि वो खुद ही
विथड्रॉ करें। बिल्कुल ठीक। और अच्छा बाजा साहब बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे सर, आखिरी सवाल, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका मौकफ होगा, लेकिन मैं यकीनी तौर पर एक ऐसा सवाल करना चाहता हूं आपसे कि जिसमें कम से कम कुछ इबहाम मुस्लिम लीग नून की जमात से भी क्लियर हो कि भाई अगर आप बातें कर रहे हैं कि बिल्कुल जब कासिम सूरी साहब ने ऐसा किया था तो आपने आर्टिकल 6 लगाने की बातें की थी, क्योंकि वो भी और कानून और आइन से मावरा कुछ इकदाम था। अगर हमारे गवर्नर साहब वो ऐलान नहीं कर पा रहे जो आइन का तकाजा है, जो आइन डिमांड कर रहा है, तो सर इसके ऊपर क्या लगेगा? ये क्वेश्चन है, आप जरा बताइएगा इसका। मैं ये समझता हूँ, मेरी नजर में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बड़ा शॉर्ट टाइम है सर बाजा साहब मेरे पास। सर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर पंजाब ने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जिसके ऊपर जो आर्टिकल इतनी बड़ी समात सर 9 रुकनी बेंच समात कर रहा है, इतना बड़ा जो है सवाल पैदा हो गया पाकिस्तान में और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। चलें, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए बाजा साहब। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का भी एक मौकफ है, वो कहते हैं कि गवर्नर साहब ने कुछ भी गैर आइनी नहीं किया और यकीनी तौर पर अब आज खुद नोटिस है, इसका फैसला आए और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जो तमाम सियासी जमातों के लिए एक राह जो है वो रोशन कर दे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासत के साथ साथ हमेशा से मईशत जो है वो पैरेलल चलती है, क्योंकि जब तक सियासी इबहाम दूर नहीं होगा, गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी, आपकी मईशत भी उस तरीके से अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकेगी। और अब हम IMF के साथ मुज़ाकरात के उस अमल में हैं जहाँ पर हमने उनकी तमाम शराइत को भी कबूल करना है, अपने आप को भी खड़े करना है और बड़े सख्त फैसले करने हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मराद ख़त्म की, बहुत से अखराजात ख़त्म किए, कम किए, लेकिन एक सवाल फिर से उठ रहा है कि IMF तमाम चीज़ों के बावजूद, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, IMF आपके ऊपर एतमाद क्यों नहीं कर रहा और वो अभी तक आपके ऊपर पेश की इकदामात के लिए मुसलसल दबाव क्यों बढ़ा रहा है और सूद की शरह वो 2% बढ़ाना चाहता है, 17 से 19% करना चाहता है। इस तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस जो हैं वो पीछे रह चुके हैं। इमरान एजाज साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, माहिर मौशियात हैं। इमरान साहब, अब आप इसमें तमाम सिचुएशन को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, IMF की तमाम स्टोरी को फॉलोअप आपके सामने है, क्या समझते हैं सर IMF हम किस तरह उनको राजी कर पाएंगे? इतना दबाव हमारे पर बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल हमजा भाई, आपने प्रोग्राम के शुरू में बिल्कुल सही बात की। इसी तरह की सिचुएशन है। देखें, IMF को जो चीजें हमने बना के दी, उन्होंने कहा ठीक है जी ये हो गई, लेकिन जिस चीज के लिए हम लोगों ने आपको कहा था उस चीज के ऊपर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, जिसके लिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको पता है वुज़रा भी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी बैठे हुए थे साथ। उन्होंने एक एग्जांपल दी जी, हमने बंदों ने जो है वो कह दिया जी वो बगैर सैलरी के काम करेंगे। अब देखिए हमजा भाई, आपका भी माशाल्लाह तजर्बा काफी है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका एक ऑफिस है, उसमें आप 50 बंदों को अपने ऑफिस में हायर कर रहे हैं, सबको इंटर्नशिप पे हायर कर रहे हैं, सब विदाउट सैलरी के आपके पास ऑफिस में आ रहे हैं। अब वो 50 बंदों की जो आपके ऑफिस में आ रहे हैं उनके एक्सपेंसेस तो है ना, कुछ वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऑफिस के आपके इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, हर जगह के ऊपर उनकी कोई ना कोई कास्ट आपके ऊपर पड़ रही है। अब IMF वालों को अगर आप ये कह दें जी कि बंदे हमारे 85-88 हैं, उसमें से 50 बंदे सैलरी नहीं लेंगे, वो बगैर तनख्वाह के काम करें, तो वो कहेगा भाई इन 50 बंदों को आने की क्या जरूरत है? तो फिर वो काम भी नहीं करेंगे सर, वो 50 बंदे काम भी नहीं करेंगे पैसे में। सर वो 50 बंदे जो है उन्होंने काम पहले भी क्या करने हैं जो अब करने हैं उन्होंने काम। आपको पता है इनके काम तो वैसे ही सारे हुए होते हैं। ये सीटें जो होती है ना, सीटें, ये खुद ही एक बहुत बड़ा काम होता है जो इनको दी जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि सर देखिए IMF जो है वो अभी तक, अगर आप कहें ना कि डेडलॉक, उसका डेडलॉक वहीं पे बरकरार है। और मुझे नहीं लगता कि शायद उसके लिए हुकूमत जो है वो इस वक्त ये कुर्बानी देगी जो IMF चाहती है, जो सबसे बड़ा टॉप एजेंडा है उनका, कि जितने भी अशरफिया हैं या जो भी है, इन चीजों के ऊपर, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, इनके जितने भी एसेट हैं वो सारे डिक्लेयर किए जाए। टारगेटेड टैक्स लगाने में कबाहतें क्या है, बैरियर्स क्या है, क्यों नहीं कर पाते? जब भी बात करते हैं मईशत की, इसी पॉइंट के ऊपर आकर रुक जाती है, तो हम कर क्यों नहीं पाते? बस सर देखें, जो अशराफिया है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मजबूत है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आज किसी एलीट क्लास या किसी अशराफिया किसी बंदे से कोई बात करें तो वो कहेंगे भाई हम क्यों अपनी चीजें शो करें। वो तो ये नहीं बता रहे होते कि हमारे बैंक बैलेंस में कितने पैसे हैं, वो तो बाहर आके आपस में दोस्त एक दूसरे को बता रहे थे यार मुझे तो 2 लाख चाहिए, मैंने तो फलान एसी खरीदना है, ये करना है, वो करना है। पाकिस्तान के कानून में एक बेनामी ट्रांजैक्शन के नाम से जो है वो तरमीम कर दी गई, उसको बढ़ा दिया गया अपनी मराद को छुपाने के लिए। तो ये तो यकीनी तौर पर ऐसा ही होता है, पार्लियामान हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है।
बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही। तो अब जब इतना सब कुछ, आप कैसे इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना नामुमकिन है। अगर यही शर्त उन्होंने पाकिस्तानी अवाम पे लगाई होती तो अब तक हमजा भाई इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गया होना था, बल्कि हो भी रहा है। आपको पता है, आप अगर 1,000 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं, 180-90 रुपए तो आप टैक्स उसमें दे रहे हैं। अभी आस्ता आस्ता चीजें जो है वो सारी बढ़ रही है। इमरान साहब देखिए, अगर अगर नहीं करेंगे तो आईएमएफ के साथ मामलात आगे नहीं चल पाएंगे, आईएमएफ के साथ मामलात आगे नहीं चल पाएंगे तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्या बचा पाकिस्तान के पास, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? मानना ही पड़ेगा ना सर। हुकूमत को हर सूरत में अगर आईएमएफ से पैसे चाहिए तो ये समझ लें उनका टॉप एजेंडा है, जिसको अब आखिर में डिस्कस किया जा रहा है। ये उनका सबसे पहले नंबर 1 एजेंडा था, जो वो पाकिस्तान में आने से पहले भी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 10-12 दिन रहने के बाद उनको यही बताया गया जी हम कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं, लेके जा रहे हैं आपको उस तरह। उसके बाद उन्होंने सोचा कि 15 दिन हम तो वहां पे रह के आ गए, लेकिन चीजें तो वहीं पे ही है सारी। उन्होंने वहां से चले गए। और दूसरी बात मुज़ाकरात की सारी पिक्चर दिखा करके हमने आईएमएफ को जो है वो बड़ा इत्मीनान दे दिया है। उस चीज़ के चक्कर में चीन के साथ ये 700 मिलियन के जो रीफाइनेंसिंग फैसले हुए हैं ये उसी को दिखाकर हुए हैं। और दूसरे कौन कौन से ममालिक जो हैं इस तरह के ढकोसले में आ सकते हैं पाकिस्तान के? सर देखिए, अभी तो आपने जो चीन की बात की ना, वो उनका कल सारदार साहब फरमा रहे थे कि शायद वो सुबह 6 बजे या आज सुबह 10 बजे आपके स्टेट बैंक के अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो पैसे आ चुके हैं? वो पैसे अभी तक सर ट्रांसफर नहीं हुए, अभी तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब है वही आईएमएफ वाली जो स्टेटमेंट के कल मुआहिदा हो जाएगा, परसों पैसे आ जाएंगे। अब चाइना वाली स्टेटमेंट के ऊपर बात की जा रही है। देखिए, चाइना ऑलरेडी सीपैक के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका हुआ है, छुपाया जा रहा है। वजीर दिफा साहब की स्टेटमेंट ठीक है, छुपाया जा रहा है, बिल्कुल छुपाया जा रहा है। 100% जो एग्जैक्ट चीजें हैं वो नहीं बताई जा रही है पाकिस्तान का। फिर अल्लाह ही हाफिज है। इमरान निजात साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। माहिर मौशियात थे, वो कह रहे हैं कि फिलहाल कोई भी ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि पाकिस्तान की क्राइसिस खत्म हो पाए और हम जो है कुछ बेहतरी की जानिब जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।